वेलकम टू राइस एकेडमी। मेरा नाम है सचिन शर्मा। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। गाइस, हमारे जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद, और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 14th नंबर के हैं, 14वें नंबर के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट को, वो आर्टिकल है, आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए वो है 52। प्रेसिडेंट जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन भी कहते हैं, मतलब राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख। प्रेसिडेंट को नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इस लाइन को समझिए, नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ नेशन मतलब सरकार का नाममात्र का और औपचारिक अध्यक्ष। नाममात्र का अध्यक्ष इसलिए कहा जाता है प्रेसिडेंट को क्योंकि जो सेंटर में डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। जो भी डिसीजन लेता है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है सेंटर में। ये जो प्रेसिडेंट होता है ये बेशक हेड ऑफ नेशन होता है, लेकिन इसके पास अथॉरिटी नहीं होती सेंटर में कि ये डिसीजन ले सके, इसलिए इसको नाममात्र का अध्यक्ष बोला जाता है। इसको औपचारिक अध्यक्ष, फॉर्मल हेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी काम होता है सेंटर में वो किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर होता है, इसलिए इसको फॉर्मल हेड बोला जाता है। अब अगर बात करी जाए इसके ओथ की, मतलब शपथ इसको कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो शपथ दिलाता है इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सीजेआई, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो कौन दिलाएगा? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस है हमारे प्रेजेंट में, हमारे भारत में, वो है कौन? रंजन गोगोई। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 46 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अब इसका जो ये रिजाइन किसको देगा? ये जो रिजाइन देता है प्रेसिडेंट वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ये रिजाइन अपना किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। जब ये रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को तो वाइस प्रेसिडेंट इस खबर को स्पीकर ऑफ लोकसभा को सूचित करता है। बात करी जाए अगर इसके टेन्योर की, मतलब कि इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है प्रेसिडेंट का, तो देखते हैं इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, कार्यकाल वो होता है 5 साल। 5 साल। अच्छा, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो भारत में एकमात्र ऐसा पद है जिसको कभी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। आपके पीएम, सीएम और कोई भी पॉलिटिकल पद हो, एक बार को खाली रह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो हम मान के चलते हैं, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए तो 5 साल होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 साल से पहले सीट अगर वेकेंट हो जाए, मतलब खाली हो जाए सीट, अगर सीट वेकेंट हो गई तो इसके 3 ही रीजन हैं खाली। वो कौन कौन से हैं? या तो वो रिजाइन दे दे, या फिर वो हटा दिया जाए, या उसकी डेथ हो जाए। इन 3 कारणों की वजह से ही प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है। तो कोई ना कोई तो काम करेगा, तो काम करता है, वो करता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट इसकी जगह। और एक्टिंग प्रेसिडेंट में सबसे पहले नाम आता है
वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो नाम आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है ये नॉन परमानेंट होता है, नॉन परमानेंट। इसका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है, मतलब मैक्सिमम इसका कार्यकाल जो हो सकता है, ये कितने महीनों के लिए काम कर सकता है, तो 6 मंथ्स, 6 महीनों के लिए ये काम कर सकता है। इसके अंदर ही इलेक्शन कमीशन हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और कोई राष्ट्रपति नया चुना जाता है और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए काम करेगा। अच्छा, हमारे देश में 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करा है, जो कि कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं वीवी गिरी। ये 1969 में इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करा था। और किसकी जगह करा था? जब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1967 में प्रेसिडेंट थे इंडिया के, लेकिन इनकी 1969 में 1969 में इनकी डेथ हो जाती है। तो वीवी गिरी उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्य संभाला था। लेकिन 2 महीने के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। 2 महीने के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। तो उस समय पर हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हिदायतुल्लाह, तो उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाला था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और इन्होंने भी 1969 में एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्य करा था। और तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं, उनका नाम है बीडी जत्ती। इन्होंने 1977 में एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह इन्होंने काम करा था। इन्होंने करा था फखरुद्दीन अली अहमद की जगह। ये जो थे फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, ये 1974 में हमारे देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करा। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। मिनिमम एज, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो न्यूनतम आयु 35 साल कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीटेड 35 इयर्स। ये 35 साल हमारे देश में कौन कौन से पद के लिए जरूरी होते हैं कि 35 साल का होना अनिवार्य है? तो एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक गवर्नर। इन तीनों की पोस्ट के लिए 35 साल का होना अनिवार्य है। बाकी अगर पीएम की अभी आपसे कभी पूछा जाए पीएम बनने के लिए कितने साल की न्यूनतम आयु चाहिए, तो 25 इयर्स। अगर सीएम की पूछा जाए तो 25 इयर्स। अगर पूछा जाए एमपी ऑफ लोकसभा की तो भी 25 साल। अगर आपसे पूछा जाए एमपी ऑफ राज्यसभा बनने के लिए, बनने के लिए तो 30 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। एमएलए बनने के लिए तो 25 इयर्स होती है न्यूनतम आयु। अगर एमएलसी पूछा जाए तो 30 साल होती है। और अगर लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाए कभी, लोकल गवर्नमेंट की एज कितनी होती है? जिला पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, तो उसमें आपको 21 साल का होना जरूरी है। तो ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं अगर इसकी मैक्सिमम एज देखी जाए कि प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज भी होती है क्या, तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम एज अगर पूछी जाए आपसे तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी वर्ष का व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है। अब देखते हैं री इलेक्शन होता है क्या? री इलेक्शन मतलब पुनर्निर्वाचन होता है क्या प्रेसिडेंट के चुनाव में? जी हाँ, री इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। मतलब हमारे देश में
एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश में 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जबकि अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब अगर इसकी बात करी जाए क्वालिफिकेशन की बात, कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उसकी एज 35 साल कंप्लीट हो गई हो, एज कंप्लीटेड 35 इयर्स, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी सरकारी नौकरी ना हो, और मस्ट बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा, लोकसभा के एमपी बनने की योग्यता रखता हो। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की। बात करी जाए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि प्रेसिडेंट के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, तो हमारे देश में पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जबकि आपको ग्रुप डी का एग्जाम निकालना हो तो 10th पास होना नेसेसरी होता है। कहते हैं कि सैलरी कहां से आती है प्रेसिडेंट की, तो सैलरी जो आती है प्रेसिडेंट की वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, ये इसमें टैक्स वगैरह का पैसा जमा होता है, और इसमें से पैसे निकालने की जो इजाजत होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में पार्लियामेंट, संसद के पास होती है। और इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ मेंबर्स हैं जिनको सैलरी दी जाती है, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आती है, या कभी कभी पूछ लिया जाएगा नहीं आती है। तो हम देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सैलरी किस किस की आती है। हम देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें से जो सैलरी आती है, सबसे पहले अगर बात करें किस किस की सैलरी आती है इस फंड में से, तो प्रेसिडेंट की सैलरी इस फंड में से आती है, आपके वाइस प्रेसिडेंट जिनको की बोला जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और आपके डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी इसमें से आती है, आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की सैलरी इसमें से आती है, सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी इसमें से आती है, ऑडिटर जनरल की सैलरी इसमें से आती है, आपकी जो सारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सैलरी इस फंड में से दी जाती है, और जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, उनकी सैलरी इस फंड में से आती है। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जिनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में लिखा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है कि जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं संघ सरकार की, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की, वो वेस्टेड होती हैं किसमें? प्रेसिडेंट के अंदर। अच्छा, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शुड बी वेस्टेड इन, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट।
अगर क्वेश्चन में आए रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शुड बी वेस्टेड इन, तो आंसर चेंज हो जाएगा, तब आंसर होगा पीएम, क्योंकि जो रियल जो हेड होता है सेंटर का वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, जबकि प्रेसिडेंट को नॉमिनल और फॉर्मल हेड, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाममात्र का और औपचारिक अध्यक्ष सरकार का बोला जाता है। नंबर 54 में बताया गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल नंबर 56 में बताया गया है प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल और रिजाइन किसको देता है प्रेसिडेंट, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है, मतलब कि री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 59 में बताया गया है सर्विस और जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया, 60 में बताया गया है प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में। नंबर 61 में ये लिखा गया है प्रेसिडेंट को हटाने के बारे में, किस प्रोसेस से, इम्पीचमेंट प्रोसेस से। आर्टिकल नंबर 71 में बताया गया है कि अगर इलेक्शन हो रहा हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का और अगर कोई विवादित मुद्दा आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार होता है कि उस बात पे वो डिसीजन ले सके। आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट की क्षमा के बारे में बताया गया है, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल नंबर 123 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में, कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख तो अब देखते हैं हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है। ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। जो कहते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्ट लेता है, तो इसमें ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट एंड ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये होते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, ये भी वोटिंग करते हैं। इन्हीं के पास अधिकार होता है वोटिंग करने का प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता था तो सिर्फ ये तीन जो थे, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट, ये तीन जो थे यही पार्ट लेते थे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो दिल्ली में विधानसभा का सेटअप नहीं हुआ था। दिल्ली में जो सेटअप हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो हुआ था, असेंबली का सेटअप जो हुआ था दिल्ली में वो हुआ था 1991 में, और पुडुचेरी में जो हुआ था वो हुआ था 1961 में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 17 और 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, और उसमें बताया गया कि जो दिल्ली के और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं वो भी पार्ट लेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये होता है कि हमारे जब संविधान में कोई भी चीज बदलते हैं हम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी
होता है जब, तो इसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। तो 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, तब उसमें बताया गया था कि ये एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी इसमें हिस्सा लेंगे। आप एक बात बताओ कि जो लोकसभा के सारे एमपी होंगे, राज्यसभा के सारे एमपी होंगे, वो सब पार्ट लेंगे क्या? तो नहीं, मैंने लिखा यहाँ पर कि ओनली इलेक्ट, ओनली इलेक्ट, ओनली इलेक्ट, ओनली इलेक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी हाउस हो, सेंटर में कोई भी हाउस हो या फिर कोई स्टेट में कोई भी हाउस हो, दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स और एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जो वोटिंग के थ्रू आते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जो बिना वोटिंग के आते हैं। आप एक एग्जांपल से समझिए कि एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, उस 50 बच्चे में एक टीचर आया और उन 50 बच्चों से कहा कि आप एक मॉनिटर चुनिए। तो उन्होंने एक बच्चे को सोच समझकर एक मॉनिटर बनाया, वो हो गया इलेक्टेड। और अगर एक टीचर आया दूसरे क्लासरूम में, उसमें से उसने बिना किसी बच्चों से पूछे हुए एक बच्चे को खड़ा करा और मॉनिटर बना दिया, ये होता है नॉमिनेटेड। तो अब आपको समझ आ गया होगा इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का फंडा, ठीक है। लोकसभा हो गया, लोकसभा की जो प्रेजेंट में सीट हैं वो है 545, और अगर मैक्सिमम सीट की बात करी जाए लोकसभा की तो 552 सीट हो सकती हैं। लोकसभा में 545 सीट है प्रेजेंट में, तो इसमें से 543 जो सीट होती हैं ये तो इलेक्टेड होती हैं, और जो 2 सीट होती हैं वो नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। तो जो ये 543 जो लोग हैं ये तो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, लेकिन जो ये 2 हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ऐसी ही बात करी जाए अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो है 245, और अगर मैक्सिमम सीट की बात करी जाए राज्यसभा की तो वो हो सकती है 250। तो 245 में जो 233 सीट होती हैं वो तो इलेक्टेड सीट होती हैं, और जो 12 सीट होती हैं वो नॉमिनेट करता है कौन? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो ये जो होंगे, तो ये जो 233 होते हैं ये तो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन ये जो 12 हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। बात करते हैं प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है। देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो इसका जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 61 में बात करी गई है, और अगर सोर्स देखी जाए कि ये कहां से लिया गया है सोर्स इसका, तो यूएसए से सोर्स लिया गया है। और जो बेस ऑफ रिमूवल है, किस बेस पर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, तो वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का उल्लंघन अगर करता है राष्ट्रपति तो उसको उस बेस पर हटाया जा सकता है। हमारे देश में अब तक इम्पीचमेंट प्रोसेस से किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है अभी तक। इसमें होता क्या है कि एक बिल होता है इम्पीचमेंट बिल, इसमें एक बिल होता है इम्पीचमेंट बिल। होता है ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है ये, लोकसभा में भी या फिर राज्यसभा में भी। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, इसमें एक शर्त होती है कि जो टोटल मेंबर्स हैं उस हाउस के, टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, उसके 1/4 मेजॉरिटी से 1/4 मेजॉरिटी से ये बिल साइन होना चाहिए, ये बिल साइन होना चाहिए 1/4 मेजॉरिटी से। अब सपोज करो कि हम राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सपोज करते हैं हम कि राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, तो क्या हुआ कि अगर इसमें 1/4 मेजॉरिटी से साइन हो गया ये बिल, कि जो राज्यसभा का तो जो 1/4 मेजॉरिटी से साइन हुआ, फिर ये बिल इनिशिएट हो जाएगा,
मतलब इस बिल की पहल हो जाएगी। तब जो जिस हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका जो हेड है वो 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को खबर देता। उसके बाद में अगर ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाए, अगर टोटल 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है इस वाले हाउस से, तो ये बिल दूसरे हाउस में पहुंचा दिया जाता है, लोकसभा में। बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन हाउस। इस इन्वेस्टिगेशन हाउस में क्या होता है, एक कमेटी होती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, ये देखते हैं, ये जांच करते हैं कि वाकई में जो हमारा प्रेसिडेंट है उसने संविधान का उल्लंघन करा है क्या। अगर उसने संविधान का उल्लंघन करा है और अगर फिर उसी हाउस से, दूसरे वाले हाउस से 2/3 मेजोरिटी से ये बिल अगर पास हो जाता है तो उसी दिन प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस था। एक बार दोबारा देखते हैं कि ये आर्टिकल नंबर 61 में लिखा गया है, सोर्स इसका यूएसए, और बेस जो रिमूवल का होता है वो होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का उल्लंघन करते हुए अगर कोई प्रेसिडेंट पाया जाता है तो कोई भी जो हाउस होगा उसमें बिल को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। उस बिल का नाम होता है इम्पीचमेंट बिल। वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक शर्त होती है कि उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उसके 1/4 मेजोरिटी से ये बिल पास होना चाहिए, साइन होना चाहिए। उसके बाद उस हाउस में ये इनिशिएट हो जाएगा उस हाउस में। उसके बाद जिस हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका हेड जो है 14 दिन के अंदर खबर देता है प्रेसिडेंट को। उसमें 2/3 मेजोरिटी से अगर ये बिल पास हो गया तो ये दूसरे हाउस में चला जाता है, और दूसरा हाउस जो होगा उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन हाउस। उसमें एक कमेटी बनती है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसके जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अगर ये फिर देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वाकई में क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर वायलेशन के द्वारा किया गया है, अगर पाया जाता है, तो फिर उस बिल्स के अगर 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो रहा है तो उसी दिन प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।